टुडे स्टूडेंट्स, बेटा जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, बेटा देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कई तरह के रिएक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहली तरह की, ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने, थिक को ज्यादा ही थिक बना रखा नहीं। देखो बेटा सबसे पहली तरह के रिएक्शन हमारे पास होते हैं जिनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, ठीक। जब भी किसी पाई बॉन्ड में हम कोई चीज ऐड करते हैं उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक। एडिशन रिएक्शन आगे तीन तरह के होते हैं बेटा। एडिशन रिएक्शन आगे तीन तरह के होते हैं। फ्री रेडिकल एडिशंस होती हैं, फ्री रेडिकल एडिशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडिशंस हमारे पास पाई जाती है बेटा, ठीक। एडिशन के बाद जो दूसरी तरह के रिएक्शन हमारे पास पाए जाते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे 80% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशंस में भी हमारे पास आगे बहुत सारी तरह की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। हमारे पास होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरी होती है बच्चों जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तीन तरह की बेसिक सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास होती है। इसी के हिसाब साथ ही हमारे पास होती है बेटा एलिमिनेशंस। अगला हमारे पास होता है एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस आगे भी बहुत तरह की होती हैं बेटा हमारे पास। जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें एसिड कैटलाइज्ड एलिमिनेशन, बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशन, ठीक। इसको आगे बांटा जाता है एसिड कैटलाइज्ड एलिमिनेशंस एंड बेस कैटलाइज्ड एलिमिनेशंस, ठीक। और फिर हमारे पास अगला आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स, कुछ रिएक्शन हमारे पास रीअरेंजमेंट्स के होते हैं, ठीक। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, ये जितने भी तरह के रिएक्शन हम यहां देख रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस आर फाउंड इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में लगभग सभी तरह के रिएक्शन होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स यानी कि जिसमें अल्काइल पार्ट के साथ कोई हैलोजन जुड़ा रहता है, अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज synthetic tools in the hands of chemist, क्योंकि almost every type of reaction can be easily shown by this। हर तरह का रिएक्शन इससे होता है। इसीलिए बेटा इससे हम बहुत सारी तरह की प्रेपरेशंस, बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टीज इससे ही पढ़ते हैं। कई सारी चीजें हम इससे बना सकते हैं, ठीक। इसलिए इसको सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट बोलते हैं।
जब कभी भी हम कन्वर्जन करने लगते हैं तो पहला हमारा सोच ही यहां तक जाता है कि पहले अल्काइल हाइड बना ले, फिर अल्काइल हाइड से हम उसको किसी में भी कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकेंगे। तो हमारा पहला थॉट हमेशा यही रहता है कि हम अल्काइल हाइड में कन्वर्ट कर लें। क्लियर? नाउ हम इसमें बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज हम इसमें पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने आपको बोला 90% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सब्स्टिट्यूशंस। 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको बोला मैंने कि या तो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ करती है। ठीक, इसको बेटे कई लोग SFR ऐसे करके लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल। ठीक, या कई लोग इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल देते हैं, RFRS रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, दूसरी तरह के रिएक्शंस हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा हमारे पास, इसको ज्यादातर लोग ESR रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ESR। ठीक है जी, या फिर कई लोग इसको SE रिएक्शंस का नाम भी देते हैं। Many people say it as SC reaction, substitution electrophilic। ठीक, और तीसरी तरह के हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग SN रिएक्शंस कहा करते हैं। ठीक बेटा, ये जो SN रिएक्शन है, ऑलमोस्ट जितने रिएक्शन हमारे +1 +2 में डील होते हैं उसमें से 70% यही होते हैं बेटा। ठीक, हमारा अल्काइल हैलाइड, ठीक, हमारे अल्कोहल्स, ईथर्स, अमीन, सब इसी तरह के रिएक्शन देते हैं जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हम शुरुआत में इसको पकड़ने जा रहे हैं। आज हम स्टडी शुरू करेंगे किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की। तो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक, टॉपिक है आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब पहले तो समझ लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो बेटे, अगर कोई नेगेटिव चीज इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चीज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होता है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। मान लो मेरे पास कोई R, ठीक, और यहां पे मान लो हमारे पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, से OH लगा हुआ है। ठीक, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग लाइक X। इट इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग लाइक X। हमारे पास RX बन गया और वाटर बन गया। तो यहां पे OH नेगेटिव हैज बीन रिप्लेस्ड बाय X नेगेटिव। तो नेगेटिव इज रिप्लेसिंग नेगेटिव, हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज होती है बेटा, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग एनी नेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव पार्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे बहुत सारे तरह की होती है जो हमें बारी बारी डिस्कस करनी है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास SN1 टाइप होती है, SN1, SN2 टाइप, SN1 प्राइम, ऊपर जब डैश लगा देते हैं ना, इसको प्राइम बोलते हैं। इसी तरह से SN2 प्राइम, SN2 प्राइम। इसी तरह से बेटे SNAR1, इसी तरह से SNAR2,
AR2, ठीक। इसी तरह से SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं सेट रिएक्शन, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सेट रिएक्शन एक स्पेशल वैरायटी है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अदरवाइज ये सारे SN के टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक। ये जो है ये SN1 SN2 के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ये स्पेशल केसेस होते हैं SN1 SN2 के। जबकि SNAR1 SNAR2 हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी जनरली बेंजीन रिंग जैसे कंपाउंड की हम इसमें बात करते हैं सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। और ये इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हम बारी बारी इन सब के मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे, तसल्ली से समझेंगे, ठीक, एक एक पॉइंट। और क्योंकि आगे की सारी केमिस्ट्री इस पे डिपेंड करेगी तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। SN1 रिएक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय SN1 रिएक्शंस? हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये जो 1 लगा हुआ है यहां पर, ये 1, दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, or you can say it is a unimolecular reaction. It is a unimolecular reaction. So unimolecular reaction होता है बेटा। ये बेटा जब कभी भी जिंदगी में आपको 1 टाइप दिखाई दे, कल को मैं E1 भी बोलूंगा, 1 टाइप दिखाई देना तो दिमाग में एकदम बिजली कौन जानी चाहिए, टर्शरी 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 ऐसे चमकना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म ऑफ SN1, ठीक। मैकेनिज्म बेटा देखो, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अ 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें 2 स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन इसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक। स्टेप नंबर 1 की अगर तुम बात करोगे बच्चा लोग, ठीक, स्टेप नंबर 1 की बात करते हो तो स्टेप 1 जो होगा बेटे वो होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द फर्स्ट स्टेप। जिसे मान लो कोई टर्शरी कंपाउंड है मेरे पास, से आई हैव RCR और यहां पर X, ठीक है जी। अब इसमें पहले हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज? देखो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना है ना। देखो बेटे, इसके ऊपर हमारे पास पार्शियल सा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव चार्ज है, यानी दिस बॉन्ड इज पोलर। मान लो मैंने यहां पे एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? जो पोलर भी हो और प्रोटॉन भी देता हो, जैसे वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एज वेल एज गिव्स प्रोटॉन। अल्कोहल is polar and gives proton. Acetic acid is polar, can give proton. तो ऐसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की हमारे को यहां पे मदद लेनी होती है। पोलर इसलिए चाहिए क्योंकि पोलर का पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। और अट्रैक्ट करने से ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्लीव हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला, इसकी क्लीवेज हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा RCR, यहां पे भी R, यहां 1 पॉजिटिव और बाहर निकला X नेगेटिव, ठीक है बच्चे।
देखो बेटा यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्यों? देखो बेटा ये चीज न्यूट्रल थी कि नहीं, और यहां पे क्या बने? आयंस। क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे हैं यहां पर? नॉट एट ऑल। ठीक, हम एक न्यूट्रल से एक चार्ज चीज बना रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वेदर दिस स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस होना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक water etc solvates the ions formed। ये जो आयन बने हमारे पास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको क्या करता है? सॉल्वेट करता है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एटसेट्रा solvate the ion formed, thus making step 1 feasible। इस सॉल्वेशन की वजह से बेटे, इस सॉल्वेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थोड़ी बहुत स्पॉन्टेनिटी की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए हमें यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट ऑब्वियस सी बात है, अभी यहां पे आयंस बने, आयन तो स्टेबल है नहीं। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर? देखो बच्चे, जब हम स्टेप 2 की बात करेंगे, स्टेप 2 बेटे, स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पे अटैक होगा। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, किस पे? कार्बोकटाइन पे। जैसे कि हमारे पास बन गया RCR, यहां पे भी R, यहां 1 पॉजिटिव, एंड वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत 1 महीने पहले से टास्क दे रखा था कि आप प्लीज GOC को देख के रखें, और आपने न्यूक्लियोफाइल वगैरह पढ़ा हुआ होगा। तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इसके साथ जुड़ करके हमारे पास बन जाएगा RC, यहां पे R, यहां पे NU। तो आप देख रहे हैं कि X निकल गया है, उसकी जगह क्या लग गया है? न्यूक्लियोफाइल लग गया है। और X कैसा निकला है? नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल ने नेगेटिव को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो क्लियर? अब बेटा देखो, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव को जुड़ना था। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा, ऑब्वियसली रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट। सो दिस रिएक्शन इज अ फास्ट स्टेप, इजंट इट? बेटा पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत आसानी से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना? सो दिस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन। जबकि यहां पे एक न्यूट्रल चीज से क्या बन रहे थे? आयंस। सो दिस इज नॉट अ वेरी फास्ट रिएक्शन, ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज अ स्लो step, and you very well know that slowest step is the rate determining step. Got it or not? तो slowest step जो होता है वो कैसा होता है? वो rate determining step होता है। इस वजह से अगर इस रिएक्शन की मैं रेट लिखना चाहता हूं, तो रेट में सिर्फ किसकी लिखूंगा? स्लोएस्ट स्टेप की। स्लोएस्ट स्टेप के लिए मेरे पास रिएक्टेंट कौन सा है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड या RX, है ना? ये वाला है ना, सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है जी, सिर्फ इसी पे रेट डिपेंड करेगा। तो क्योंकि रेट इस पे डिपेंड कर रहा है, और रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों? ठीक, देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर 1 आ गया कि नहीं? सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बोलो क्लियर? यहां एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल पे इसकी कंसेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन जो मर्जी रख दो,
उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो स्लो स्टेप में है ही नहीं। हमें तो सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप देखना था। तो आरडीएस यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारे पास कौन सा होगा? स्लो स्टेप। हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट हम इससे निकालेंगे, इसलिए इसमें जो चीजें होंगी रिएक्टेंट सिर्फ उसी पे रेट डिपेंड करेगा। और इसमें सिर्फ एक ही चीज है, इसलिए रेट सिर्फ उसी एक चीज पे डिपेंड करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो मैकेनिज्म क्लियर होता है? कोई दिक्कत है? खास चीजें जो यहाँ पे नोटिस करनी है कि इसमें पहला स्टेप में कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन ये है हमारे पास, ठीक। और दूसरे स्टेप में ये अटैक होता है, ठीक। यानी ये मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म है, इसमें आयंस बन रहे हैं ना बेटा। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन आयनिक मैकेनिज्म। अब देखो बेटे, कोई भी रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं, एनी रिएक्शन, उस रिएक्शन में क्या 5 चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती है ढंग से, ठीक। देखो बेटा, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि सबस्ट्रेट क्या है, यानी सबस्ट्रेट यानी जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। एक बात याद रख लेना बेटा, मैं जितना कुछ तुम्हें क्लास में करवाऊंगा किसी बुक में नहीं मिलेगा, नॉट इवन इन एनी बुक। तो इसलिए नोट्स बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बनाना, ठीक, ताकि आपको किसी जगह पे मुंह नहीं मारना पड़े, आप यहीं से काम कर पाए। आपको असाइनमेंट साथ के साथ भेजते चले जाऊंगा, उसको आप सॉल्व करते चले जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं रहे नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऑर्गेनिक में बहुत कलपते हैं, क्यों? उनको पता ही नहीं होता है लॉजिक्स, रट्टे मारे होते हैं, रट्टे मारने नहीं हमने, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहला हमारे पास होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ जो दूसरी चीज रिएक्ट करती है उसको क्या बोला जाता है? रिएजेंट। रिएजेंट के साथ साथ हमें एक चीज लेनी पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक। और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कंडीशंस कैसी है, हमें पता होनी चाहिए कंडीशंस कैसी हैं। और लास्ट में हमारे पास बात आती है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में ये सब चीजें होती हैं। अब ये 5 चीजें हैं, एक है आपका सबस्ट्रेट, दूसरा है आपके पास रिएजेंट, तीसरा है आपके पास सॉल्वेंट, चौथा है आपके पास कंडीशंस, और पांचवा आपके पास प्रोडक्ट। अगर हमें इन 5 चीजों का ज्ञान हो जाए अच्छे से, तो हम किसी भी चीज को बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक, उसकी सारी चीजें पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है जी, वो क्या पढ़ेंगे? सबस्ट्रेट कैसा हो। याद रखें, हम यहां पे किसके लिए पढ़ रहे हैं? SN1 के लिए पढ़ रहे हैं अभी। SN1 में सबस्ट्रेट कैसा हो। देखो बेटा, सबस्ट्रेट की जहां तक बात करें, इसके सबस्ट्रेट में 2 पार्ट है, एक है R पार्ट और एक है लीविंग ग्रुप, ठीक। जैसे जो X लगाया था, इस R पार्ट को हम बोलेंगे अल्काइल पार्ट, ठीक। और दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। अब किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी जब हम देखने लगेंगे टुवर्ड्स SN1, जैसे हमसे पूछेंगे इसमें कौन SN1 इजीली देगा, ठीक, किसका SN1 का स्पीड ज्यादा होगा, SN1 का ऑर्डर लगा दो। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे लीविंग ग्रुप। सबसे पहले क्या देखेंगे? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कैसा हो बेटे? मैं उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें लीविंग ग्रुप बताया होगा, येट मैं आपकी समझ के लिए थोड़ा थोड़ा तो बताते चले जाऊंगा। देखो बेटा, जब हम लीविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, लीविंग ग्रुप वो है जो इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव की तरह बाहर जाता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास R पॉजिटिव बनता है और लीविंग ग्रुप नेगेटिव बाहर जाता है, जैसे X नेगेटिव बाहर गया था। तो लीविंग ग्रुप उसको बोलते हैं। लीविंग ग्रुप टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड लीव्स द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, ठीक। लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। देखो बेटा, जो लीविंग ग्रुप होता है, कौन सा सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ठीक, आपने लेक्चर में पढ़ा होना चाहिए, पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको। बेटा जो जितना बेसिक होगा उतना बैड लीविंग ग्रुप होता है। मोर बेसिक
more basic is a bad leaving group. More basic is a bad leaving group. क्योंकि जो बेसिक होगा वो तो इलेक्ट्रॉन देगा, और लिविंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक। और बेसिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा भाई। इसलिए हम ऐसा बोल दिया करते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को बोलते हैं फ्यूगैसिटी। क्या बोलते हैं? फ्यूगैसिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज फ्यूगैसिटी। तो फ्यूगैसिटी क्या हुई? मैंने कहा फ्यूगैसिटी हुई लीविंग ग्रुप एबिलिटी। कोई ग्रुप कितना अच्छा लीविंग ग्रुप है वो उसकी फ्यूगैसिटी डिसाइड करती है, कितनी आसानी से वो निकलता है। एंड फ्यूगैसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, इजंट इट? मोर इज अ बेसिक सब्सटेंस, ठीक, वीकर इज द लिविंग ग्रुप। जैसे हमारे पास कितने कंपाउंड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें ये रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हमें बोल दिया कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN रिएक्शंस। SN1 बोल दो, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN1। प्यारे बच्चों, मैं यहां पर तुम्हारे साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं। मैं दोबारा कभी SN1 के मैकेनिज्म पे नहीं आऊंगा, इसलिए यहां ध्यान से समझना है, ठीक। अब देखो बेटा, हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं जो SN1 दे सकते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। देखो बेटा, SN जो होते हैं ना, SN रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन या SN रिएक्शन, दे कैन बी एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एज वेल एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। किसकी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। दो SN रिएक्शन कैन आल्सो बी गिवन बाय sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो आगे देखेंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आएंगे जो ये रिएक्शन दे सकते हैं? देखो, सबसे पहले आ सकता है आयोडाइड्स। क्या आ सकते हैं? आयोडाइड्स। फिर आ सकते हैं ब्रोमाइड्स, फिर आ सकते हैं क्लोराइड्स, फिर आ सकते हैं फ्लोराइड्स। यानी ओवरऑल देखा जाए हलाइड्स, ओवरऑल देखा जाए हलाइड्स। हलाइड्स के बाद हमारे पास हो सकता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हमारे पास हो सकता है ईथर, ईथर के बाद हमारे पास हो सकता है अमीन्स, ठीक। हमारे +2 तक यही डिस्कस होता है। या हलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, अमीन्स, ये सब SN देते हैं। अब इनका लीविंग ग्रुप कौन कौन सा है? अगर मैं इनके लीविंग ग्रुप की बात करूं तो इसका लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? I1 नेगेटिव, आयोडाइड। इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? Br1 नेगेटिव। इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? Cl1 नेगेटिव। इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? F1 नेगेटिव। इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? OH1 नेगेटिव। इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? OR1 नेगेटिव। और इसका लीविंग ग्रुप क्या होगा? NH2 नेगेटिव। अब हमें यह देखना है इनमें से बेटर लीविंग ग्रुप कौन है। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी के लिए हमें इसका बेसिक कैरेक्टर देखना होगा, इनमें बेसिक कौन ज्यादा है। और बेसिक देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका एसिड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हम ये जानते हैं स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द बेस। तो मैं पहले इसके एसिड बना लेता हूं। अगर मैं इसके एसिड बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा भाई? इसमें H ऐड कर दूंगा तो इसका एसिड बनेगा HI, इसका एसिड बनेगा HBr, इसका एसिड HCl, इसका HF, इसका H2O, इसका ROH, इसका अमोनिया, ठीक। H जोड़े हैं मैंने सब जगह। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हुआ? अगर मैं इसमें एसिडिक कैरेक्टर लगाता हूं, ठीक, एसिडिक कैरेक्टर लगाता हूं, तो मुझे क्या बता सकोगे कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? HI इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। देन HBr, देन HCl, HF, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए है क्योंकि H और I का बॉन्ड बहुत वीक होगा, आयोडाइड बहुत बड़ा और H बहुत छोटा, तो HI का H देना बहुत इजी होगा
और हमें जानते स्ट्रॉन्गर एसिड उसी को बोलते हैं जो H आसानी से देता है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? HI। अगर इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड पता चलता है हमें, तो हमें यह भी समझ में आता है कि अगर मैं बेसिक करैक्टर का ऑर्डर लगाना चाहूं, ठीक, बेसिक करैक्टर किसका? लीविंग ग्रुप का, तो बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस कैसा होगा? वीक। तो अगर बेसिक करैक्टर का ऑर्डर लगाऊंगा, I नेगेटिव विल बी लेस देन Br negative, which is less than Cl negative, which is less than F negative, which is less than OH negative, which is less than OR negative, which is less than NH2 negative, isn't it? ये बेसिक करैक्टर का ऑर्डर हो गया। और हम ये जानते हैं फ्यूगैसिटी यानी लीविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी, ये बेसिक करैक्टर से ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसमें फ्यूगैसिटी लगाना चाहता हूं, फ्यूगैसिटी का ऑर्डर लगाना चाहता हूं, तो बोलो सबसे अच्छा फ्यूगैसिटी का ऑर्डर, सबसे अच्छा फ्यूगैस्ट यानी सबसे अच्छा निकलने वाला ग्रुप कौन सा होगा? आयोडाइड होगा कि नहीं? ऑर्डर इससे ऑपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसकी वजह से प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या बन जाएगा? हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा बोलो? ऑब्वियसली इसका मतलब आयोडाइड सबसे आसानी से लीव करेगा। तो आयोडाइड सबसे रिएक्टिव, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स, देन फ्लोराइड्स, देन अल्कोहल्स, देन ईथर्स, एंड द लीस्ट रिएक्टिंग इन दिस इज अमीन्स। तो सबसे पहले हम लीविंग ग्रुप देखेंगे। बोलो बेटा, लीविंग ग्रुप के ऊपर समझ में आया कैसे देखने का? बोलो, लीविंग ग्रुप के ऊपर समझ में आया कैसे देखने का? तो कौन सबसे रिएक्टिव है लीविंग ग्रुप के ऊपर देख लिया हमने। अगर हमारा अल्काइल पार्ट सेम होता है तो लीविंग ग्रुप को देखना पड़ता है, उसमें आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर कभी हमारा अल्काइल पार्ट भी डिफरेंट है, तब भी पहली चीज हमें क्या देखनी है? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा तो उसका रिएक्टिविटी फास्ट होगी, यानी आयोडाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव इररिस्पेक्टिव टू द अल्काइल ग्रुप। ठीक, अब ये तो हो गया, हमने लीविंग ग्रुप देख लिया। लेकिन अब दूसरा पार्ट होगा अल्काइल पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा? अल्काइल पार्ट, कि हमारा अल्काइल पार्ट कैसा हो ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक, किसमें अल्काइल पार्ट कैसा हो ताकि रिएक्शन हो सके। देखो प्यारे बच्चों, पहली बात तो समझ लो कि जब भी कभी आयोनाइजेशन होती है ना, तो ये एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज होता है। ये रिएक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन में बहुत एनर्जी का क्या होगा? यूज होगा। अब अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूं, जहां से मैंने इसको शुरू किया, हमारे पास यहां पहले आयनाइजेशन हुई। ये आसानी से होती नहीं होती, इसलिए बेटा वन टाइप रिएक्शन जो होते हैं ना, वो जनरली आसानी से नहीं होते हैं, बिकॉज दे नीड एनर्जी। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इसमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होगी, है ना? फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड को एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं? तो बेसिकली ये एक्चुअली तब होते हैं जब कोई और पॉसिबिलिटी ना हो हमारे पास। अब क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने पहले इस पॉजिटिव पे अटैक कर दिया हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने इस पॉजिटिव पे पहले अटैक कर दिया होता? बैक साइड से कर सकता था कि नहीं, है ना? क्योंकि पॉजिटिव तो था, पर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसके आसपास ये बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे। इसके आसपास ये बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे थे, न्यूक्लियोफाइल इस तक पहुंच नहीं पाया। बेटा समझ में आई? सलमान खान से ऑटोग्राफ लेने मुश्किल है कि आसान है? आसान नहीं है, मुश्किल है। आसपास घिरा हुआ होगा ना बाउंसरों से, ऐसे ही ये बाउंसरों से घिरा हुआ है, पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। समझ में आई? तो इसमें हमारे लिए मुश्किल यह है कि सीधे अटैक नहीं कर पाया, तो झक मार के पहले बॉन्ड टूटेगा, तब जाके हमारे पास जगह बचेगी, तब अटैक होगा। समझे मेरी बात? तो इस वजह से ये वहां पे फिजिबल है बेटा। अगर तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस ना होती, अब मेरे ऑटोग्राफ लेने क्या मुश्किल है यार, है ना? जब मर्जी आ जाओ, है ना? क्योंकि आसपास कोई है नहीं भाई। तो उसी तरह से अगर मान लो डायरेक्ट अटैक हो सकता होता, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती,
ठीक, तो बहुत इजीली इसके ऊपर अटैक हो गया होता और आयनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पहले अटैक होता फिर बॉन्ड टूटता। यानी अल्काइल पार्ट यहां पे SN1 में किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? SN1। तो SN1 में अल्काइल पार्ट स्टीरिकली हिंडर्ड हो, यानी बल्कि हो, हिंडर्ड हो यानी बल्कि हो, तो SN1 होने के चांस रहते हैं। तो SN1 रहने के चांस रहते हैं। जितना बल्कि होगा बेटा SN1 चांस उतना ज्यादा होगा। पर मेन बात है कि हमारे पास इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है आपने लिखा हुआ है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो अगर कार्बोकटाइन इजीली बन जाए तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर कार्बोकटाइन स्लो बनेगा तो रिएक्शन स्लो होगा। तो स्पीड विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। और बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन को एक सूडो सा नाम दे देते स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। प्लस में जो तुम मेरे साथ पढ़े तो मैंने तुम्हें खास करके बात बताई थी कि लोग बोलते हैं ये कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है। ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कार्बोकटाइन कोई भी चार्ज चीज स्टेबल नहीं होती है। जो रिस्पेक्टिव स्टेबिलिटी भी होती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, वो होती है ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्या होती है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो आसानी से बनता है हम बोलते हैं ज्यादा स्टेबल है, जो मुश्किल से बनता है हम बोलते हैं लेस स्टेबल है। स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं उसमें, वो सिर्फ ईज ऑफ फॉर्मेशन को एक अलग नाम दे दिया गया, स्टेबिलिटी। तो बेसिकली हमें यहां पे ईज ऑफ फॉर्मेशन ही तो देखनी है, यानी हमें यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज टू बी सीन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज टू बी सीन। हमें यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखनी होती है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब तुमने कार्बोकटाइन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई? मैंने बोला था भाई, फिर बाद में मत बोलना कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, क्योंकि आपकी अपनी गलती। अगर आपने 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं सुनी, बार बार मैं बोलता रहा हूं कि प्लीज आपके पास पड़ी हुई है, आपकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, प्लीज उसको पढ़ लेना क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं 17 लेक्चर दोबारा दे सकूंगा। ठीक है ना? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखते हुए हम किन तरीके से जाते हैं? सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एरोमेटिसिटी, कि जो एरोमेटिक कटायन होगा वो सबसे स्टेबल होगा। एरोमेटिसिटी के बाद हम क्या देखा करते हैं? बल्कि एरोमेटिसिटी से भी पहले हम एक और चीज देखा करते हैं, क्या? डांसिंग रिजोनेंस, या जिसको हम बेंड बॉन्ड रिजोनेंस बोलते थे। पहले ये देखते थे ना भाई? तो सबसे पहले हम देखा करते बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। किसमें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस है? जिसमें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस है वो सबसे आसानी से SN1 देंगे। ठीक, उसके बाद एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद हम सिंपली क्या देखते हैं? रिजोनेंस, यानी कॉन्जुगेशन, जिसमें रिजोनेंस हो सकती हो। जिस कार्बोकटाइन में रिजोनेंस, ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम लोग। ठीक, रिजोनेंस के बाद हम लोग देखा करते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या होता है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे उसका अगला एटम अगर हेटेरो एटम हो, कंटेनिंग लोन पेयर्स हो, ठीक, तो वो आसानी से क्या करता है? बैक बॉन्डिंग करता है। तो बेटा सबसे पहले डांसिंग रिजोनेंस देखते हैं, फिर एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रिजोनेंस देखते हैं, फिर बैक बॉन्डिंग देखते हैं। और बैक बॉन्डिंग के बाद फिर हम चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन देखने। हाइपर कॉन्जुगेशन देखने चलते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट याद रखना, कार्बोकटाइन तब स्टेबल होते हैं अगर उसके ऊपर रिलीजिंग ग्रुप लगे। विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम देखा करते हैं एस कैरेक्टर। क्या देखते हैं? एस कैरेक्टर। मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कटायन फॉर्म्ड। इसी हायरार्की में चलते हैं, इससे आगे पीछे नहीं करते हैं। जैसे चलिए अब कुछ ऑर्डर बनाते हैं हम लोग SN1 के। ठीक, हमें क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है? अरेंज इन दी
ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के ऑर्डर में हमें बोल दिया है अरेंज करने के लिए, और हमें पहला दिया है CH3C CH3, जस्ट से हम सबसे पहले दिया है यहां पर CH3C CH3 CH3 और यहां पे X, ठीक। दूसरा दिया है CH3 CH CH3 और यहां पे भी X। तीसरा दिया है CH3 CH2 और यहां X। और चौथा दिया है CH3X, बोला SN1 के ऑर्डर में लगा। हमें अच्छे से पता है हमें क्या देखना है इसमें, हमें इसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। सी दिस वन इज अ टर्शियरी हैलाइड, इजंट इट, है ना। जिस कार्बन का हैलोजन लगा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, इट इज अ टर्शियरी हैलाइड। दिस वन इज अ सेकेंडरी हैलाइड, इजंट इट। दिस वन इज अ प्राइमरी हैलाइड एंड दिस वन इज मिथाइल हैलाइड, यानी 0 डिग्री हैलाइड बोलते हैं इसमें, है ना भाई। वैसे होता ये भी प्राइमरी है। आपको पता टर्शियरी कार्बोकैटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल, है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं इसका कटायन बनाता तो कैसे बनाता, CH3C CH3 CH3 1 पॉजिटिव। इसका कटायन बनाता तो क्या बनता, CH3C CH3H 1 पॉजिटिव। इसका कटायन बनाता तो क्या बनता, CH3 CH2 1 पॉजिटिव। और इसका कटायन बनाता तो क्या बनता, CH3 1 पॉजिटिव। अब हमें यहां पे अच्छे समझ में आता, यहां पॉजिटिव कार्बन के अगले कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां कितने हैं, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। हमें जानते हैं मोर आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, यानी मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। इसलिए अगर SN1 का ऑर्डर लगाते तो टर्शियरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल। बोलो पहला ऑर्डर समझ में आता है, ठीक। टर्शियरी हमेशा ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर। अब चलो आगे अगला ऑर्डर बनाते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, देखो भैया, जिन भी बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक, या मेरे कहने पे नहीं चले हैं, तो भैया उनको दिक्कत आएगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, ना ही मैं करूंगा, ये पहले समझ लेना। क्योंकि जो बंदा 1 महीने से चीख रहा है ना कि भैया आपने प्लीज वीडियोस देखो, बोलो 1 महीने से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, है ना। हर हफ्ते याद करवाता हूं कि नहीं करवाता हूं, नहीं देखते हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ना, हर चीज के लिए मेरे को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, ठीक। तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, अभी भी है, साथ के साथ देखते रहना, नहीं देखा होगा तो। एक ये है, दूसरा मेरे पास कुछ इस तरह का है, तीसरा मेरे पास कुछ इस तरह का है। अब आप देखते हो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, टर्शियरी है कि नहीं। दिस इज टर्शियरी, दिस इज ऑल्सो टर्शियरी एंड दिस इज ऑल्सो टर्शियरी, ठीक। अब जब हम इसके कटायन बनाएंगे, यहां से इसको अलग करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इस तरह का कटायन बनेगा। आपको याद होगा कि सर ने बताया था इस कटायन में क्या होती है, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। इस कटायन में क्या होती है, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। अगला मेरे पास कुछ इस तरह का कटायन बनेगा,
अगला मेरे पास कुछ इस तरह का कटायन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हमारे पास क्या आएगी, बेंट बॉन्ड रेजोनेंस, और हम ये जानते हैं बेंट बॉन्ड रेजोनेंस सबसे ज्यादा फेवरेबल इफेक्ट है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहां पे क्या आएगी, रिजोनेंस, और यहां पे क्या आएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है बेंट बॉन्ड रेजोनेंस ज्यादा होगी, इस वजह से SN1 का स्पीड इसका ज्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम होगा। तो SN1 का स्पीड इसमें हम ऐसे लगा सकते थे। बोलो क्लियर? थोड़ा आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें दे रखी है फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ SN1। एक ये है, दूसरा मेरे पास ये है, तीसरा मेरे पास ये है, चौथा मेरे पास ये है, ठीक। पांचवा मेरे पास ये है, और छठा मेरे पास ये है। मुझे इसका ऑर्डर बोला है, SN1 का ऑर्डर लगाने को कहा है। इसमें यू हैव टू फॉर्म द ऑर्डर SN1 इन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN1। इसके SN1 के ऑर्डर में हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, हमें सबसे पहले इसके कार्बोकेटाइन बनाने पड़ेंगे। और कार्बोकेटाइन कैसे बनाएंगे, इसका हेलोजन निकाल देंगे। तो इसका कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा बेटा, देखो इसका कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह का बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह का बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव ऐसा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन CH3 CH2 O CH2 1 पॉजिटिव ये बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन CH3 CH2 1 पॉजिटिव बनेगा, और इसका कार्बोकेटाइन हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी। अगर मान लो, चलो वो बाद में करते हैं, अब देखो बेटा इसमें देखो, सबसे पहले क्या ये एरोमेटिक है, इज दैट एरोमेटिक? डेफिनेटली इट इज एरोमेटिक, ठीक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक क्लाउड है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। सो दिस वन इज एरोमेटिक। ये क्या होगा, एरोमेटिक कटायन होगा। जबकि इसमें क्या होगी, रिजोनेंस होगी। इसमें भी क्या होगी, रिजोनेंस होगी। होगी कि नहीं, कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें देयर इज अ लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। और यहां पे क्या होगा हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। माइंड वन वेरी बिग थिंग, कभी भी अगर कोई हेलोजन या कोई भी चीज डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ती है, वो कभी रिप्लेस नहीं होती आसानी से। इसका तो ये रिएक्शन होना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है भाई, इसके अंदर पहले से ही क्या थी, रिजोनेंस थी। उसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और यहां के इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, यहां। और उसकी वजह से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, CH1 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव, तो यहां हमारे पास C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा कि नहीं आएगा,
तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन रिप्लेस नहीं होता है। यानी अगर इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कभी भी अगर हेलोजन लगता है उसको विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन वाले ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, उसके बाद अगर हेलोजन लगा तो बोला विनाइल हैलाइड, साइनाइड लगा विनाइल साइनाइड। तो ये विनाइल क्लोराइड है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो याद रखना विनाइल क्लोराइड, विनाइल हैलाइड, या फिर अगर हम ऐसे लिखते सीधे ही बेंजीन के ऊपर Cl लिखते, ठीक, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। बेटे ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो प्यारे बच्चों इसने तो रिएक्शन देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, तो ये तो टूटेंगे ही नहीं। तो जब भी कभी आ जाए ना कि इसमें से कौन सबसे आसानी से रिएक्शन, कौन सबसे मुश्किल देगा, तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ नहीं चाहिए अपने को। तो ये तो सबसे लास्ट में आ ही गया, ये तो श्योर हो गया, लास्ट में आ गया सबसे, ठीक। और सबसे ज्यादा क्या देखते हैं हम, एरोमेटिसिटी, ये सबसे स्टेबल। तो ऑब्वियसली ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मेरे दोस्तों कि सबसे पहले बेंट बॉन्ड रेजोनेंस देखते हैं, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे एरोमेटिक कटायन बनने की वजह से सबसे स्टेबल है, और यहां पे हमारे को डबल बॉन्डेड करैक्टर है, वो वैसे नहीं टूटना है। तो ये ऑर्डर समझ में आता है कि नहीं आता है? मान लो अगर कहीं मैं इसके साथ एक इस चीज को पुट करना चाहता, इसको नहीं, इसको पुट करना चाहता इसके साथ, तो बेटे ये जब यहां से हम तोड़ते तो हमारे पास क्या बनता, हमारे पास इस तरह का कटायन बन जाता है ना, और ये बेंट बॉन्ड रेजोनेंस देता। तो बेंट बॉन्ड रेजोनेंस इससे भी ज्यादा क्या होती, स्टेबलाइज। ये सबसे पहले आ जाता बेटा, ये सबसे पहले आ जाता, क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, बेंट बॉन्ड रेजोनेंस, फिर क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी, फिर क्या देखते हैं, रेजोनेंस, फिर क्या देखते हैं, बैक बॉन्डिंग, और लास्ट में हम अल्काइल हैलाइड वगैरह देखते हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी जनाब, हाँ जी, विनाइल हैलाइड बोल पहले। विनाइल हैलाइड में मैंने कहा कि यहां डबल बॉन्ड करैक्टर रहेगा, ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया। तो हेलोजन और कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, बाकी जगह सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां क्या है, डबल बॉन्ड, तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। समझ में आया? ऐसे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेलोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता। मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूं रिप्लेस नहीं होता, कहने का मतलब ये होता आसानी से रिप्लेस नहीं होता, इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस आर नीडेड। क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशंस आर नीडेड, सिंपल कंडीशंस में नहीं होगा। विनाइल और एराइल हैलाइड सिंपल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक अगर ऐसा कटायन होता, सी हमारे पास कुछ ऐसा होता, अब इसकी रिएक्टिविटी लगानी होती मेरे को, बेटे इसका कार्बोकटायन बनाएंगे, यहां से तोड़ेंगे, और इसका कार्बोकटायन मेरे पास ये बनता है ना। ध्यान से देखिए, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक क्लाउड है, इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और याद रखें एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ही कम हो जाएगी, ठीक। यानी जो हायरार्की हमने पहले पढ़ी थी, ठीक, कि कहां पे रिएक्शन होगा, ठीक, तो इसमें एस करैक्टर के बाद सबसे लास्ट में क्या देखा जाता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, जो एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा, उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। बोलो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें लगाना आएगा किस तरह से ऑर्डर होगा? हाँ जी,
तो सबसे पहले क्या देखोगे आप? सबसे पहले क्या देखोगे? किसमें डांसिंग रेजोनेंस हो रही है, वो सबसे आसानी से देगा। और डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ कब होती है? ट्राइंगल के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी डांसिंग रेजोनेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। वो सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर क्या? रेजोनेंस। अगर दो जगह पे रेजोनेंस हो रही हो तो जहां ज्यादा रेजोनेंस होगी वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा। ठीक, जैसे कल को मान लो हमारे पास ये ऑर्डर पूछ लिया, बोला एक है बेंजाइल हलाइड। क्या है? बेंजाइल हलाइड। दूसरा है एराइल हलाइड। ठीक है जी। और इसी तरह तीसरा दे दिया CH3 CH2O CH2Cl। ठीक, क्लियर? अभी पीछे भी इसका ऑर्डर लगाया वैसे मैंने, पर एक बार दोबारा मैं समझा देना चाहूंगा ना इसमें, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक, और एक हमें जो अभी मैंने बताया था आपको, कुछ कुछ ऐसा दे दिया। अब इसमें ऑर्डर लगाने को कह दिया है, अपन करेंगे क्या? सिर्फ इसको यहां से जुदा करेंगे और इसको अलग करने के बाद हमारे पास ये बना बेंजाइल कार्बोकेटायन। यहां इसको अलग करेंगे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव। क्लियर जी? इसको तोड़ेंगे CH3 CH2O CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। और लास्टली इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास कैसा रहेगा? ठीक, अब इसमें रेजोनेंस होगी। एक बेंजीन रिंग से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। 1 बेंजीन रिंग गिव राइज टू 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके टोटल मिला के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये की स्ट्रक्चर, ये जो बन रखा है। एक बेंजीन रिंग 3 रेजोनेटिंग बनाएगा ना, कहां पे? या तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और 2 पे, या इसका पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा किस पे? पैरा पे, या फिर यहां आएगा और 2 पे, और एक जो पहले पड़ा है हमारे पास। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 4। जबकि इसमें अगर देखेंगे यहां के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां जाएंगे भाई, तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यहां पे बैक बॉन्डिंग होनी है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाने हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे, बट हमें पहले से पता है ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, तो इसको तो सबसे एंड में लगा ही दो ना, इसको तो भूल ही जाओ। अब इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने, तो सबसे ज्यादा यही हो गया ना भाई हमारे पास। क्लियर? अब रही बात इन दोनों में से, इसमें भी 2 इसमें भी 2। बेटे इसमें 2 में से एक स्ट्रक्चर ये तुम्हारे सामने बना है, दूसरा स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बना भी देता हूं, प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देना, CH3 CH2 O के ऊपर 1 पॉजिटिव CH2, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां पॉजिटिव चार्ज किस पे गया? ऑक्सीजन पे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज शुड नॉट मूव टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, यानी इनकी कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन इज लेस, कंट्रीब्यूशन इज लेस, और इसलिए ये रेजोनेंस कम है जबकि ये रेजोनेंस ज्यादा है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आया रिएक्टिविटीज का ऑर्डर कैसे लगाएंगे SN1 में? कोई दिक्कत SN1 की रिएक्टिविटी के ऑर्डर का? पक्का? ओके। अगर कल को आपको कुछ इस तरह का आ जाए, ठीक, किस तरह का? आपको बोला बेंजीन रिंग, ठीक, CH
2Cl, एक ये है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखा गया है C6H5CH2Cl, ये एक ही बात है। दूसरा हमारे को बोल दिया गया CH3Cl, यानी इसको ऐसे लिख के दिया एनसीईआरटी ने C6H5CH3Cl, ठीक है जी। तीसरा हमारे को दे रखा है CH3CL, ठीक है जी। यानी एनसीईआरटी लिखती है C6H5CH3 का होल ट्वाइस Cl, और एक और दिया उसने, बोला एक मेरे पास ये है, ठीक, ये नीचे Cl है बेटा, कुछ और मत समझ लेना यार। यानी ऐसे लिख के दे दिया C6H5CH3C6H5 और यहां पे बोल दिया Cl। अब इसको अगर आपने नंबरिंग दे दी, बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बोला रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगा दो भाई। ऑब्वियसली यहां पे जब दो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस होगी, हम इसको निकालेंगे ना बाहर और कार्बोकेटाइन बनाएंगे। यहां पे दो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस होगी, बोलो क्लियर। यहां पे इसको बाहर निकालेंगे अपन, बेंजीन रिंग एक, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, कितने 6 हाइड्रोजन है, ठीक। यानी अगर हम यहां देखते, 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं। इसको बाहर निकालोगे, 2 बेंजीन रिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके बनेंगे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्लस 1 की स्ट्रक्चर जो अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है। अरे बोलो क्लियर। यहां चले जाओ, यहां इसकी वजह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग की वजह से, ये 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 प्लस 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्लस 1 की स्ट्रक्चर। समझ में आई बात। यहां आ जाओ, यहां हमारे पास फिर एक बेंजीन रिंग की वजह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और एक की स्ट्रक्चर। आपने इसको हटा देना है बस। यहां पे इस पे आएगा तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसको हटाएंगे, यहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका ऑर्डर क्या रहा, ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा। बोलो SN1 का ऑर्डर लगाना आ जाएगा आप बच्चों को कि नहीं आएगा, जल्दी बोलना यस और नो। तो ऐसे बच्चों SN1 का हम सबस्ट्रेट का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब कौन से सबस्ट्रेट हैं जिनको देख के हमें समझ में आना चाहिए इसमें SN1 होना है, ठीक। सबस्ट्रेट्स फॉर SN1 क्योंकि आगे हमें अब करना है ना, तो SN1 देख के कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन से सबस्ट्रेट में हमने SN1 करना है। देखो सबसे पहली बात, टर्शरी कंपाउंड्स, जो टर्शरी कंपाउंड होते हैं उसमें तो SN1 होना ही होना है। टर्शरी कैसे होता है मालूम है ना भाई। अगर कभी ऐसा कंपाउंड आएगा तो इसमें हम SN1 ही करेंगे, ठीक। दूसरा, सेकेंडरी कंपाउंड ब्रांच्ड एट बीटा कार्बन,
बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग हो जाए, मतलब CH3 CH CH3 CH, यहां पे Cl CH3. See, this is secondary one, isn't it? This is secondary one, but beta carbon is branched. जिस पे आपका ग्रुप लगा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है. ये बीटा कार्बन हो गया. बोलो बीटा कार्बन ब्रांच्ड है कि नहीं है? तो ये SN1 का सबस्ट्रेट होता है. तीसरा, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, बेटा जिनको नियोपेंटाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल कंपाउंड्स. नियोपेंटाइल कंपाउंड्स. अब नियोपेंटाइल कंपाउंड्स कौन से हुए? देखो ध्यान से इधर, CH3C CH3 CH3 CH2 Cl. जब भी हम ऐसा कभी देख लेंगे, देखो यहां पर ये प्राइमरी हैलाइड है. क्या है? प्राइमरी है ना. और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा. बीटा कार्बन कैसा है? 4 ग्रुप लगे इसके साथ कि नहीं? क्या ये क्वाटरनरी है कि नहीं? तो ये क्वाटरनरी, इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल क्लोराइड. कभी भी ऐसा आ जाएगा तो हमेशा SN1 करोगे, एक्सक्लूसिवली SN1. क्या? एक्सक्लूसिवली SN1. ठीक, ये सारे एक्सक्लूसिवली SN1 वाले बता रहा हूं मैं आपको. इसी तरह से चौथा होता है बेंजाइल कंपाउंड्स. बेंजाइल कंपाउंड. बेंजाइल कंपाउंड का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और फिर X लिविंग ग्रुप फिर लगा है. इन सब के कार्बोकेटाइन इजीली बन जाते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिवली क्या देते हैं? SN1. पांचवा जो हमारे पास आएगा बेटा, अलाइल कंपाउंड्स. अलाइल कंपाउंड्स. अलाइल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे अगर ग्रुप लगा होता है उसको अलाइल बोलते हैं. तो जब कभी भी आप, अगली बार जब भी आपका रिएक्शन शुरू होगा और आप रिएक्शन करने लगोगे SN1 या SN2, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें SN1 होना कि SN2 होना, क्योंकि प्रोडक्ट उसके बिना नहीं निकलेगा. तो आपको ये 5 में से कोई भी दिखाई देगा ना, तो चीख चीख के बोलना SN1 है. ठीक, ये 5 सबस्ट्रेट हैं जिसको देखने से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें SN1 होगा. कौन सा? टर्शरी. सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, benzyl compounds and allyl compound. These are the substrates for SN1. ऑर्डर तो किसी का भी पूछा हो सकता है, पर अगर हमें यह बताना है कि ये रिएक्शन कैसे होना है, तो हमें ये 5 सबस्ट्रेट SN1 देंगे. बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे चले. अब सबस्ट्रेट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया कि सबस्ट्रेट में कौन सा पार्ट कैसा हो, तो कैसे ऑर्डर लगाना है, कौन कौन सा SN1 देगा, किसमें SN1 की स्पीड ज्यादा होगी. बोलो लगा पाओगे कि नहीं? इसको ध्यान से करोगे तो बड़ी आराम से आएगा. देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स अ बिट ऑफ ब्रेन, है ना, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अ बिट ऑफ ब्रेन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड. ठीक, प्रैक्टिस देने के लिए मैं बैठा हूं, ब्रेन तुम्हें लगाना है. अगर आपने अपने जीओसी के कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो मैं गारंटी बोलता हूं भैया, फिर आप मेरे को बोलोगे सर नहीं आ रहा है. और जिसने देखे हैं उसको दिक्कत ही नहीं आएगी, उसको लगेगा यार ये तो सिंपल सी बात है, सर बता रहे, हमारे को पता है. ठीक, अभी अपने मन से पूछो देखे कि नहीं देखे. ठीक, आगे चलते हैं. हमने सबस्ट्रेट पार्ट पढ़ लिया. सबस्ट्रेट के बाद अगला पार्ट हमारे पास आता है रीएजेंट. दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा? रीएजेंट कैसा हो. रीएजेंट कैसा हो. देखो बेटे, वैसे तो SN1 में सॉल्वेंट इटसेल्फ वर्क एज रीएजेंट. SN1 में जनरली
solvent itself work as reagent. SN1 में जर्नली जो सॉल्वेंट होता है खुद ही रिएजेंट की तरह वर्क कर जाता है. Therefore, SN1 many times is also called solvolysis. SN1 को अपन solvolysis भी बोल सकते हैं. ठीक, जैसे कल को अगर कभी भी तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आए, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, कान खड़े हो जाने चाहिए. क्या है? SN1. हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्वोलिसिस. कल को बोले अमोनोलिसिस तो मतलब SN1. तो ये बिल्कुल समझने की बात है कि जनरली SN1 में सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्ट करता है रिएजेंट अपने आप ही कौन होता है? सॉल्वेंट इटसेल्फ इज अ रिएजेंट बेसिकली ओवर हियर. ऐसा मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें रिएजेंट डाल नहीं सकते हैं. अरे रिएजेंट तो हम डाल सकते हैं, बट जनरली हम इसमें रिएजेंट डालने की जरूरत ही नहीं होती. सॉल्वेंट अपने आप रिएजेंट वर्क कर जाता है. समझ में आई बात? इसलिए कई बार लोग SN1 को सॉल्वोलिसिस भी बोल देते हैं. तो जब कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है ना, सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर बता दो, अमोनोलिसिस का ऑर्डर बता दो, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखने का. क्योंकि SN1 में क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखते हैं. बोलो क्लियर? अरे समझ में आई? आगे चलो. ये रिएजेंट जो है, अगर होना चाहिए रिएजेंट, अगर हमने रिएजेंट डाला, सॉल्वेंट नहीं डाला, रिएजेंट डाला, रिएजेंट शुड नॉट बी वेरी बेसिक. ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए रिएजेंट. क्योंकि अगर रिएजेंट ज्यादा बेसिक होता है ना, ये एलिमिनेशन कर देता है. ये आगे जब मैं कंपटीशन समझाऊंगा ना तुम्हें दोनों में, देखो एलिमिनेशन भी वैसी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी वैसी होती है. इसमें कंपटीशन होता है हमेशा. जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है तो उसका एलिमिनेशन भी होती है. बात सिर्फ ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेजर की एलिमिनेशन मेजर. कहीं एलिमिनेशन हो रही होती है, वहां सब्स्टिट्यूशन भी होती है. बात सिर्फ इतनी सी होती है कि मेजर कौन है, ठीक, ज्यादा कौन है, वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है. सबस्ट्रेट एलिमिनेशन का भी टर्शरी सबसे ज्यादा आसानी से एलिमिनेशन देता है. एलिमिनेशन टर्शरी सबसे आसानी से देता है. जैसे ही टर्शरी आता है उसमें SN1 भी हो सकता है, उसमें एलिमिनेशन भी हो सकती है. वो आगे समझाऊंगा मैं तुम्हें. वो इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रिएजेंट है भी, रिएजेंट should not be very basic. Otherwise invites elimination. अगर रिएजेंट है भी तो बेटा रिएजेंट हमारे पास बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एलिमिनेशन कर डालता है. कैसे? प्लीज सी दिस. मान लो हमारे पास एक रिएक्शन दिया, CH3C CH3 CH3Cl. ये क्या है बेटा? टर्शियरी हैलाइड है. क्या ये SN1 का सबस्ट्रेट है कि नहीं? मान लो मैंने इसमें KOH तो डाला, पर एक्वस KOH डाला. क्या डाला? एक्वस KOH डाला. अब OH नेगेटिव इज अ बेस. OH नेगेटिव इज अ बेस. KOH इज अ बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. बट ये जो एक्वस मीडियम होगा ना, ये क्या करेगा? OH को हाइड्रेट कर देगा. इसके आसपास वाटर इकट्ठा हो जाएगा, है ना? समझ रहे मेरी बात? है ना? मान लो करण को बोला कि सामने पेड़ से ना आम तोड़ के लेने हैं. सामने पेड़ पे आम लगे हैं. करण को बोला भी आम तोड़ के लाने. बहुत सारे आम लगे, पर शर्त एक है, यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड. आपके आंखों में पट्टी बंधी होगी. अब मेरे भाई, क्या करण को वो आम दिखाई देंगे? आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो जाके क्या करेगा? पेड़ को चिपक जाएगा, है ना? यही होगा ना. आम ऊपर से इसकी टिंड पे टम जब ये हिलाएगा तो, है ना भाई? पर ये अपने आप चिपक जाएगा. तो कहने का मतलब इसी तरह से OH के आसपास अगर वाटर इकट्ठा हुआ तो क्या OH इज इन द पोजीशन टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन्स? इसको हाइड्रोजन नहीं दिख रहे भाई.
क्योंकि सारी तरफ से क्या है, हाइड्रेटेड है। ऐसे केस में, हाइड्रेटेड केस में OH क्या हो जाएगा बेटा, इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके बेसिक कैरेक्टर मतलब किसका H लेना, H दिखाई देगा तभी ना, आसपास वाटर है, ब्लाइंड फोल्डेड, समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, समझ में आई। अब सब्स्टिट्यूशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई तो हमारे पास बना CH3 C CH3 CH3 और क्या लग गया, OH। करण भाई ने जब भी पाली हुई बस, है ना जी। पर प्यारे बच्चों प्लीज इधर ध्यान देंगे, अगर मान लो यही KOH मैं अल्कोहलिक मीडियम में लेता, किस में लेता, अल्कोहलिक मीडियम। अल्कोहलिक मतलब इसमें अल्कोहल डाला मैंने, अल्कोहल हो गया C2H5OH, isn't it? It's a weak acid. It's a weak acid. तो जब ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा, KOH इज अ बेस, तो इसके H को निकालेगा कि नहीं निकालेगा, अरे बेस एसिड से रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो क्या हमारे पास यहां पे C2H5O नेगेटिव, K1 पॉजिटिव और वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, अरे बोलो यार, समझ में आया। अब ये जो वाटर में ये डिसोशिएट होगा C2H5O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव में, बिकॉज अल्कोहल इज अ वीक एसिड, alkoxide is a strong base, isn't it? alkoxide is a strong base, है ना जी। अब बेस स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग बेस होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी Cl भी निकलेगा, H भी निकलेगा। तो आपने देखा कि जब एक्वस KOH था तो OH being hydrated, not in the position to abstract hydrogens, so it prefers elimination. इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया था क्योंकि वाटर ने इसको आसपास से घेर लिया था, बट जब अल्कोहल में डाला तो बेटा हमारे पास एल्कोक्साइड बन गया। एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अल्कोहल इज अ वीक एसिड देन वाटर, एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन OH, isn't it? तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो क्या हो गया, एलिमिनेशन। ऐसे ही इसके साथ प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, KNH2 डाल दिया, या NaNH2 या KNH2। अब काके इसका मतलब क्या ये नहीं है K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, बेटा NH2 नेगेटिव अमोनिया से बना है ना, अमोनिया इज वेरी वेरी वीक एसिड, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए क्या करेगा, एलिमिनेशन, इसलिए क्या करेगा, एलिमिनेशन। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर जिंदगी में कभी NaNH2 या KNH2 किसी टर्शरी कंपाउंड पे देख लेना तो आंखें मीच के एलिमिनेशन कर देना, समझ में आई बात। NaNH2 KNH2 किसी भी टर्शरी पे देख लेना तो आंखें मीच के क्या करने का, एलिमिनेशन, सोचना ही नहीं कुछ, इवन सेकेंडरी में भी एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। तो यहां पे एलिमिनेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। यानी बेस हमारे पास, रिएजेंट जो होना चाहिए, रिएजेंट हमारे पास ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए भाई, जितना ज्यादा बेसिक होगा ठीक, रिएजेंट शुड नॉट बी वेरी बेसिक, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी एलिमिनेशन होगी, हमारे पास कम बेसिक चाहिए ताकि सब्स्टिट्यूशन हो सके। और दूसरी बात ये कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, रिएजेंट से ही न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। OH कहां से अटैक किया, रिएजेंट से, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से मिलता है, रिएजेंट से। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट should not be very high, should not be very high, ठीक, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों,
बेटा देखो, रिएजेंट की कंसंट्रेशन से क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? हम पहले पढ़ चुके, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। पर अगर तुमने कंसंट्रेशन रिएजेंट की बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो उससे न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा मिलेंगे, यानी बेसिक कंडीशन ज्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज अ बेस। अरे इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं ना न्यूक्लियोफाइल। बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे ये, उससे फिर से क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट शुड नॉट बी वेरी हाई बिकॉज इट विल ऑल्सो प्रेफर एलिमिनेशन। तो कंसंट्रेशन कम रखने का। बोलो रिएजेंट समझ में आया? पहली बात तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट कैन इटसेल्फ वर्क एज रिएजेंट। पहली बात तो ये है। बट अगर रिएजेंट डालते भी हो तो लेस बेसिक डालना, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालना। एल्कोक्साइड कभी नहीं डालने, एल्कोक्साइड कभी नहीं डालने, ठीक? यानी C2H5O नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये खतरनाक है, एलिमिनेशन कर देती हैं, ठीक? या NH2 कभी नहीं डालना, एलिमिनेशन करेगा ये। डालना तो एक्वस KOH डालना तो एक्वस KOH डालना। आगे बड़ा मस्त बात बताऊंगा तुम्हें जब कभी इसके रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक? फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बीच में दिमाग में डालना चाहता हूं। धीरे धीरे पर्दे खोलूंगा तो आसानी से समझ में आएगा। अगर एक ही जगह सब कुछ हो गया बंटाधार हो जाएगा। चलो रिएजेंट समझ में आया। अब रिएजेंट से अगली बात क्या थी हमारे पास दोस्तों? सॉल्वेंट। तीसरी चीज हमें पढ़नी थी सॉल्वेंट। देखो जी, सॉल्वेंट यहां पे चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड। ये श्योर है, यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड। चू चू करने वालों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट द हेल इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? बेटा पोलर भी हो, प्रोटॉन भी देता हो, जैसे पानी पानी रे, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये पोलर भी हैं और ये प्रोटिक भी हैं। पर क्या इसमें ईथर डाल सकते हो? ईथर पोलर तो है पर क्या प्रोटिक है? क्या ईथर कभी प्रोटॉन देता है? नहीं देता है। क्या इसमें एसीटोन डाल सकते हो? एसीटोन नहीं डाल सकते हो भाई, पोलर है पर प्रोटॉन नहीं देता है। तो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्यों चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? देखो बेटा, मैंने बोला था कि इसका काम क्या है, दो चीजें। देखो इसका वर्क है सॉल्वेंट का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, एक तो फैसिलिटेशन ऑफ क्लीवेज ऑफ RLG बॉन्ड। LG क्या है भाई? लिविंग ग्रुप है ना, लाइफ्स गुड नहीं है ना, क्या है? लिविंग ग्रुप। और इसके बीच का ये जो बॉन्ड तोड़ना है, इसको तोड़ने में ये फैसिलिटेट करता है। क्यों भाई? बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, तो पोलर मीडियम में पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव को सीटियां मारेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को सीटियां मारेगा, तभी पुराने वाले बॉन्ड वीक होंगे और नई वाली दोस्तियां बनेंगी, पुराना बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात? किसी पुराने की दोस्ती तोड़वानी है ना, तो कोई सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे भेज दो, है ना, जब वो अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली पुरानी दोस्तियां टूट जाएगी, दोस्त नए वाली दोस्तियां बन जाएंगी, है ना। ऐसे यहां पे पोलर प्रोटिक मीडियम इज नीडेड। बोलो क्लियर? तो ये एक तो फैसिलिटेशन करता है किसकी? क्लीवेज ऑफ C2 लिविंग ग्रुप बॉन्ड। दूसरी बात, दूसरा फंक्शन क्या होता है बेटा इसका? दूसरा फंक्शन मैंने बोला सॉल्वेट्स the ions formed in first reaction, ions formed in first step। फर्स्ट स्टेप में जो आयन बनते हैं उसको सॉल्वेट करता है, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होता, नहीं तो नहीं होगा भाई, ठीक? फर्क देखो यार सॉल्वेंट का। मान लो अपने पास ना एक सेकेंडरी कंपाउंड है पर अनब्रांच्ड है। सेकेंडरी ब्रांच हो गया बीटा कार्बन है तो पता भी SN1 है। अभी जो सेकेंडरी ब्रांच्ड है ना, इसका कोई दीन धर्म नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक है।
ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंडिंग इसको दिख क्या रहा है। अब मान लो जी आपने यहां पे डाला तो NaI और इसमें डाल दिया एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, या फिर डाला NaI इन एक्वस मीडियम। Now, aqueous medium, protic, leads to SN1. So the product here is CH3, CH, यहां पे आ जाएगा I, आयोडीन लगा ना भाई, और CH2, CH3, और यहां पे एसीटोन इज ए प्रोटिक ना, so it give rise to SN2. आगे SN2 कराऊंगा तो हमारे पास CH3, CHI, CH2, CH3 बन गया। सर प्रोडक्ट तो वही बना है। अरे नहीं, प्रोडक्ट वही नहीं है, ये भले ही ऐसा है पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होगी पुत्र। SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है। केमिकली कंपाउंड इज सेम बट स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट। समझ में आई? इस केस में रेसिमाइजेशन होती है। क्या होती है? रेसिमाइजेशन होती है। याद है ना रेसिमाइजेशन क्या होता है? लड्डू नहीं याद हमारे को। फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर, यानी यहां पे अकेला डी नहीं बनेगा, यहां पे डी भी बनेगा और एल भी बनेगा, जबकि यहां पे प्योर इनैंशियोमर बनता है। प्योर इनैंशियोमर बनता है, यानी या तो डी बनेगी या फिर एल बनेगी मेरे दोस्त। तो स्टीरियोकेमिकली फर्क हो गया कि नहीं? तो हमने क्या चेंज किया? सबस्ट्रेट वही, रिएजेंट वही, क्या चेंज किया? अरे लड्डुओ, सॉल्वेंट चेंज किया। यहां सॉल्वेंट डाला एसीटोन और यहां का डाला वाटर, जिससे रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया। और रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज होने से प्रोडक्ट भले ही वही बना हो, लेकिन स्टीरियोकेमिकली प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। इसलिए सॉल्वेंट यहां पे हमें कौन सा चाहिए? SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड। बोलो क्लियर? समझ में आएगी? पिछली भी चले गई? आगे अच्छे से। अगली बात, चौथी बात क्या थी बेटा हमारे पास? कंडीशंस। चूं करने वाले तेरा मुंह काला। कंडीशंस। एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम नजर इनायत करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कॉपी पेन छोड़ो जरा। मान लो मेरे पास CH3C, CH3, Cl, CH, CH3 है। ऐसा ही कुछ है ना? ठीक है जी, ऐसा है कुछ। मान लो इसके एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? इसको भी निकालो, इसके साथ वाले H को भी निकालो, और हमारे पास क्या बना दो? CH3C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3। इस चीज को बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन। दो ग्रुप निकल गए, एलिमिनेशन हो गई। और मान लो मैंने यहां पे CH3C, CH3, यहां OH लगा दिया, CH2, CH3। ये क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा प्लीज सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ठीक? मैं तुम्हें बोल रहा हूं किसी किताब में कुछ नहीं मिलने का है, ठीक? ये जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं बेटा, ये मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस बोलता है पुत्र। ये बुक्स में ऐसा सच नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे डाटा पूल अप नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ डाटा इतना अच्छा पूल करवा दूंगा कि आगे कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। कहाँ SN1 करना, कहाँ एलिमिनेशन करनी, कहाँ SN2 करना, दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक? और फिर प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं उसमें आराम से समझ में आएगा। देखो बच्चे, यहां पे अगर आप देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा,
एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेगी नहीं, तो एलिमिनेशन में दो सिग्मा बॉन्ड्स टूटे, टूटे कि नहीं टूटे? उसकी जगह सिर्फ क्या बना? एक पाई बॉन्ड बना, है ना भाई? एक पाई बॉन्ड बना, दो सिग्मा टूटे, एक पाई बना। उससे क्या हुआ बेटा? सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बनने से एनर्जी रिलीज क्या हुई? कम। तो एक बात बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा होगा? डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मोर, दो सिग्मा बॉन्ड तोड़े, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़े, एनर्जी ज्यादा लगी, वीक बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज कम हुई। इस केस में एक सिग्मा टूटा, एक सिग्मा बना, एक सिग्मा टूटा, एक सिग्मा बना। और हमेशा वीक बॉन्ड टूट के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना भाई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि स्ट्रॉन्ग टूट के वीक बन जाए, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस जगह पे डेल्टा एच कैसा होगा? कैसा होगा? नेगेटिव। तो एक बात याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में सर ने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बोलो याद करा? आए याद? क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटे इसमें ऑब्वियसली ये और ये बार गए होंगे, एंट्रोपी तो बड़ी होगी ना, एक मॉलिक्यूल के दो बने होंगे, एंट्रोपी तो बढ़ेगी कि नहीं? ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गई। अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए कि नहीं? सो फॉर स्पॉन्टेनिटी इस रिएक्शन की, for spontaneity of this reaction, for spontaneity of this reaction, T delta H should be greater than delta H। और वो कब होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी, टेम्परेचर लो रखोगे तो एलिमिनेशन नहीं होगी। हम यहां क्या करवा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। हमें एलिमिनेशन नहीं करवानी, तो भैया कंडीशन कैसी होनी चाहिए? टेम्परेचर मस्ट बी लो, टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा इट विल एलिमिनेट, इट विल गिव एलिमिनेशन। टेम्परेचर ज्यादा होगा एलिमिनेशन। एल्कोहल्स में बताऊंगा मैं, 443 में एल्कीन्स बन जाते हैं एल्कोहल से, लेकिन 4 जैसे मैं बता देता हूं एक यहां पे टेम्परेचर का बहुत तगड़े वाला असर। देखो इधर ध्यान से, आंखें खोल खोल के देखना, ये है, इस पे मैंने रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या लगाया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हुआ ना, तो यहां से OH, यहां से H निकल के एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। क्या हुई? एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन, वाटर निकला, वाटर H2SO4 ने पिया, H2SO4 एसिड, एसिड हमेशा वाटर को पीता है। हाँ जी, हाँ वही तो ठीक है। अरे मेरे भाई यहां कहां पाई बना? ये सिग्मा टूटा, उसकी जगह ये बन गया। अब इसी में अगर टेम्परेचर आपने कर दिया 383 केल्विन, तो बेटा H2SO4 कैसे टूटेगा बताओ? याद है ना? तो होगा क्या? ये H और OH बाहर और H2SO4 यहां लग जाएगा, तो हमारे पास CH3CH2 HSO4 बन गया। अभी पुत्र यहां सब्स्टिट्यूशन हुई कि नहीं? और हाई टेम्परेचर पे क्या हुई? तो अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा? और अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा? हम क्या करना चाह रहे हैं? टेम्परेचर कैसा चाहिए? क्लियर। और दूसरा कंडीशन, बेसिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेस बेसिक कंडीशन चाहिए। लेस बेसिक
conditions are required. Less basic conditions are required. Less basic condition चाहिए हमारे को, क्योंकि base will invite elimination. बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? कंडीशन कैसी हो पता चल गया? ठीक, तो प्यारे प्यारे से बच्चों अब रह गया सिर्फ प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट को अगली बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो पढ़े हो एक बार हल्का सा रिमाइंड कर लें। घर जाने से पहले हमारे को सब कुछ आता होना चाहिए, घर जाके एक रीडिंग मार के फटाफट क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज की कथा हमने यहां से शुरू की, पता नहीं कहां से की। अच्छा, हैप्पी टीचर डे। देखो बेटा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक, फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारा आज का टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हमने सबसे पहले पढ़ा SN1 रिएक्शन। हमने बोला SN1 रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर। इसके दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन बनता है, X निकल जाता है, पोलर प्रोटिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्योंकि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस इज स्लो, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो रेट इसके लिए लिखी गई, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बोलो क्लियर? yes, और एक ही मॉलिक्यूल वहां रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। बोलो क्लियर? yes, ये SN1 था, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, ये मैकेनिज्म करवाया। फिर मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सबस्ट्रेट देखना है। सबस्ट्रेट में हमें लीविंग ग्रुप सबसे पहले देखना है। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है उतना रिएक्शन फास्ट होता है, और लीविंग ग्रुप अच्छा कब होता है? जब वो ज्यादा बेसिक ना हो। मोर बेसिक इज द बैड लीविंग ग्रुप। इसलिए हमने देखा कि आयोडाइड सबसे रिएक्टिव, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, देन अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। sp3 में हमने सब लगा दिए कि ऑर्डर किसका क्या होगा। बोलो क्लियर? लीविंग ग्रुप देखने के बाद हमने देखा कि हमें अगला पार्ट देखना है सबस्ट्रेट पार्ट, अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट स्टीरिकली हिंडर्ड यानी बल्कि होना चाहिए, तभी तो न्यूक्लियोफाइल उस तक पहुंच नहीं पाया और डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाया, और हमारी मजबूरी हुई कि पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ा। उसके लिए हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, और उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एस करेक्टर और एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होते हैं। ठीक, हमने डिफरेंट ऑर्डर लगाए। हमने बोला टर्शियरी का रिएक्शन इज फास्टर देन सेकेंडरी, विच इज फास्टर देन प्राइमरी। ठीक, फिर हमने बोला बेंट बॉन्ड रेजोनेंस का ज्यादा, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हमने बोला कि एरोमेटिसिटी उससे भी आगे है, सबसे ऊपर बेंट बॉन्ड रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर सब में हो तो आप देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कहां है। फिर बैक बॉन्डिंग, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाओ हेलोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता, इट नीड्स ड्रास्टिक कंडीशन, और एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है। ये हमने उसी पे ऑर्डर वोर्डर लगाने की कोशिश की है। ठीक, ये सारे ऑर्डर लगाए। फिर हमने बोला सबस्ट्रेट कौन से होंगे SN1, हमें कैसे पता चलेगा इसमें SN1 हो रहा है? हम देखेंगे अगर टर्शियरी कंपाउंड होगा, या सेकेंडरी ब्रांच एट बीटा कार्बन होगा, या फिर प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन होगा, और या फिर बेंजाइल कंपाउंड्स होंगे, और या फिर अलाइल कंपाउंड्स होंगे, दे विल गिव राइज टू SN1। क्लियर? ये हमारा पार्ट आ गया था सबस्ट्रेट का। फिर हमने बोला रिएजेंट, बोला सॉल्वेंट इटसेल्फ कैन वर्क एज रिएजेंट, इसलिए जहां कहीं पे भी सॉल्वोलिसिस आए मतलब SN1 होता है, जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह। रिएजेंट शुड नॉट बी वेरी बेसिक, अगर ज्यादा बेसिक हुआ तो क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाती है। तो हमें लेस बेसिक चाहिए होता है, जैसे एक्वस मीडियम में, aqueous KOH etc. Alcoholic KOH does elimination, aqueous KOH does substitution. ठीक, KNH2 does elimination. Concentration of reagent should be very less, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, उल्टा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होने से कुछ तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे, बाकी बेस की तरह वर्क कर जाएंगे, उससे एलिमिनेशन बढ़ जाएगी भाई हमारी। ठीक, तो एलिमिनेशन ना हो इसलिए कंसंट्रेशन रिएजेंट्स की कम रखते हैं। Then we studied solvent, बोला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नीडेड, हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। वो एक तो फैसिलिटेट करता है क्लीवेज को, बॉन्ड की, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और जो आयंस बनते हैं फर्स्ट स्टेप में उसको क्या करता है? सॉल्वेट करता है। बोलो क्लियर? ठीक, उसके बाद हमने यहां पे देखा भी कि देखो अगर हमारे पास होए फिर ये बड़ा पंगा है। ठीक, हमने ये भी देखा यहां पर बेटा इस पर्टिकुलर जगह पर कि अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा था?
एप्रोटिक कैसा था, एप्रोटिक, तो SN2 कर दिया, और जहां पे था प्रोटिक वहां पे क्या कर दिया, SN1 कर दिया। ठीक, समझ में आया? उससे हमारा स्टीरियो केमिकली डिफरेंट हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक, उससे आगे चलते हमने ये पढ़ा कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा क्योंकि एलिमिनेशन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, सो वी एट हाई टेम्परेचर वी गेट elimination, at low temperature we get substitution, so temperature should not be very high, टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए और बेसिक कंडीशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट एस्पेक्ट रह गया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। कहानी तो सारी यही है, जो कुछ भी पढ़ते हो किस लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो अगली बार हम SN1 के प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनाएं हम लोग। ठीक, इसको सबको पढ़ करके आना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ठीक, पहले क्लास में पूछूंगा तुम्हारे से, बेइज्जती करूंगा अच्छी वाली। ठीक, थैंक्स लॉट। सर बट बैक बॉन्डिंग को रिजोनेटिंग तो नहीं बोलेंगे बिकॉज कंजुगेशन ही नहीं। और यार वेदांश क्यों नहीं है कंजुगेशन, देखा ही नहीं तुमने, इसका मतलब वीडियो देखा ही नहीं है, इसका मतलब वीडियो तुमने क्यों नहीं बोलेंगे बैक बॉन्डिंग के उसमें कंजुगेशन। मैंने आपको बताया है उसमें कि हमारे पास जब भी बैक बॉन्डिंग होती है दैट इज अ स्पेशल कंडीशन जिसमें कॉन्जुगेशन ना होके भी क्या होता है हमारे पास, रिजोनेंस होती है। ओके, एनी अदर डाउट, जल्दी बोलिए, एनी अदर डाउट ऑनलाइन। स्लाइड 4। हाँ जी, कोई और डाउट? चलिए, थैंक्स अ लॉट।